पॉजेसिंग द नाउन चैप्टर चल रहा था, उसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट रूल आपको बता रहे हैं। जब दो नाउन्स अपोजिशन में प्रयोग हो, यहां अपोजिशन का तात्पर्य है, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है अपोजिशन, तो द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन। उस समय भी मैंने बताया था कि ये खंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ग्रामर। इस समय भी आप देख लें, ये अपोजिशन में, अपोजिशन के अंतर्गत केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये दो वर्ड है अपोजिशन के लिए, केस इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। तो आप यहां समझ में थोड़ा सा, यदि दो नाउन्स एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान को इंगित करते हैं तो दूसरा पहले का इन अपोजिशन होता है। फिर समझे, ये दो नाउन्स एक ही वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं तो दूसरा पहले का इन अपोजिशन होता है, और ऐसी स्थिति में जो बाद वाला नाउन होता है उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जो बाद में जो आएगा उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। सच एज फॉर एग्जाम्पल, इट इज माई फ्रेंड मोहन पेन, इट इज माई फ्रेंड, it is my friend मोहन्स पेन। यहां देखें, यहां थोड़ा समझने वाली बात है, समझ लें। इट इज माई फ्रेंड मोहन्स पेन, यहां माई फ्रेंड और मोहन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग है, इसलिए दूसरा नाम माने मोहन जो लिखा गया है ये माय फ्रेंड का इन अपोजिशन है, इसलिए एपोस्ट्रोफी का प्रयोग जब इन अपोजिशन के सेंस में होगा तो दूसरे में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। यह मेरे मित्र मोहन की कलम है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट रूल है, यदि दो नाउन साथ साथ प्रयोग हो, थोड़ा सा ये डाउट्स माने पैदा करने वाले हैं, ध्यान से सुने, बार बार पढ़ेंगे, निश्चित है समझ में आएगा। कोई चीज कठिन नहीं होता, अभी तो अभ्यास की कमी के कारण वो कठिन लगता है। अभ्यास करें, समझें, जो न समझ में आए कमेंट के माध्यम से हमसे उसको पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे, एक बार तो नहीं अच्छा लगता लेकिन उसको देखेंगे, समझेंगे उसकी गंभीरता, तो निश्चित वीडियो बेनिफिटेबल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से पूरे जीवन आपके काम आएगा। और सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आपके पास समय से समय तक पहुंचता रहेगा। अगला है, ये दो नाउन साथ साथ प्रयोग हो और वे किसी तीसरे नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करें। यदि दो नाउन्स साथ साथ प्रयोग हो और तीसरे पर अपना अधिकार प्रकट करें। अधिकार मतलब समान अधिकार, अपना समान अधिकार, समान अधिकार का मतलब क्या है कि बिल्कुल इक्वल राइट। यदि समान अधिकार, अपना समान अधिकार प्रकट करें तो निश्चित तौर से जो बाद में प्रोनाउन होगा उसी में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, जो पहले होगा उस पर नहीं। कहने का तात्पर्य इसमें दो नियम हैं। एक तो ये है, दो नाउन से एक साथ प्रयोग हो और दोनों समान अधिकार प्रकट करें तो जो बाद में नाउन होगा उसमें एपोस्ट्रोफी होगा। इसी का एक बी खंड है,
ए खंड ये है और बी खंड जो है ये दो नाउन तीसरे नाउन पर अपना अधिकार भिन्न भिन्न रूपों में अगर पकड़ करें तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। तो पहला देख लें ए क्या है, उसके बाद हम भी देखते हैं। पहले ए देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे राम एंड सीता's house is under repair. And Sita's house is under repair. अब देखिए दो नाउन्स राम एंड सीता, दो नाउन प्रयोग एक साथ हुआ। इसमें बाद में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। हाउस इज अंडर रिपेयर, यहाँ इज का प्रयोग हुआ क्योंकि दोनों का एक घर है। यहाँ सिंगुलर नाउन प्रकट हो रहा है इसलिए इज का प्रयोग होगा। यदि दो नाउन्स एक साथ प्रयोग हो और दोनों का अधिकार भिन्न भिन्न हो तो निश्चित रूप से दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल सुरेश एंड अब देखिए सुरेश एंड मोहन, अगर ये तीसरे नाउन पर अपना अधिकार भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस और यहाँ भी एपोस्ट्रोफी एस। सुरेशास एंड मोहनास, लेकिन यहाँ हाउसेज हो जाएगा। हाउसेज क्यों? क्योंकि एक घर इनका है और दूसरा घर इनका है, तो इसलिए यहाँ हाउसेज हुआ। आर अंडर रिपेयर। यहाँ उदाहरण आप देखें, दोनों में राम एंड सीता's हाउस, राम और सीता का एक घर था इसलिए दोनों का समान अधिकार इस पर है, इसलिए यहाँ इज लगा। लेकिन सुरेशास एंड मोहनाज हाउसेज हुआ यहाँ, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हुआ। ये आप नोट भी लिख सकते हैं। यदि अधिकार अलग अलग होगा तो मेन वर्ब जो होगा या हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब बहुवचन इंगित करेगा, कहने का तात्पर्य हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बहुवचन होगा और मेन वर्ब का प्रयोग भी बहुवचन के सेंस में आएगा। अब ये इस तरह से यह नाउन का खंड आपका समाप्त हुआ और नेक्स्ट जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ वो प्रोनाउन से संबंधित है। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या है। इसको मैंने प्रोनाउन खंड में बहुत अच्छे ढंग से बताया है, समझाया है कि प्रोनाउन क्या है। एक बार थोड़ा सा बताते हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। Pronoun is a word used in place of noun. Or pronouns are those words which are used in place of noun. कहने का मतलब प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है या प्रोनाउन सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, राम के स्थान पर ही, सीता, सीता के स्थान पर सी, राम एंड सीता, इनके दोनों के स्थान पर दे। जैसे आई, आई किसके स्थान, आई मीन्स सीडी दुबे, इनके स्थान पर आई लगा। अब आप देख रहे हैं राम एंड सीता के लिए दे आया, तो कहने का मतलब इनके स्थान पर, राम और सीता के स्थान पर दे का प्रयोग हुआ। ही की, राम अकेले के स्थान पर ही का प्रयोग,
सीता अकेले का स्थान पर सी का प्रयोग, आई मीन्स मैं, माई नेम इज सी डी दुबे, तो यहाँ आई इसके स्थान पर आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन इट का प्रयोग होगा। इसी तरह से नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वह प्रोनाउन होता है। पहला नियम प्रोनाउन का क्या है? देखिए, प्रोनाउन यूज जो है ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से प्रोनाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रोनाउन डिफिनेशन, काइंड्स, ये आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है। तो इससे जैसे नाउन मैंने पढ़ाया, तो नाउन से संबंधित जो प्रकार या और भी जो चीजें आपको देखनी है नाउन खंड देखें। प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं, प्रोनाउन से संबंधित जो भी, चाहे वो डिफिनेशन हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे काइंड्स हो, इसको आप उसमें देखेंगे। तो जो पहला रूल है ये मैं बताने जा रहा हूँ, यदि कोई प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन या वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जिसमें लेट भी शामिल हो, फिर से सुने, यदि कोई प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन या यदि कोई प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन और वर्ब, इसमें लेट भी शामिल है, प्रीपोजिशन या वर्ब जिसमें लेट भी शामिल है, ऑब्जेक्ट हो, यदि इनका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के विषय में आपको शंका नहीं होनी चाहिए, मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में बताया है। यदि ऑब्जेक्ट हो तो वह सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो निश्चित रूप से वह ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फिर से सुनो, यदि कोई प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वह सदैव ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज क्लोज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई। देयर इज क्लोज रिलेशन और देयर इज क्लोज रिलेशनशिप यू एंड आई। अब यहां आपको देखना गलत कहां है, बहुत माइन्यूट एरर है, गलती कहां है? देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग है यू एंड आई। यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू दोनों एक ही होता है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है ये, लेकिन आई सब्जेक्ट है और इसका मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ गलती हुई है। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड, यहाँ आई जहाँ लगा है यहाँ मी हो जाएगा। इस तरह से ये है, प्लीज लेट ही डू हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्लीज लेट ही डू हिज वर्क। अब आप देखें यहां, प्लीज लेट ही डू हिज वर्क, इसका मतलब गलती कहां है? लेट जो जिसमें लेट क्रिया है इसके बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, तो इसका करेक्ट क्या होगा? प्लीज लेट हिम डू हिज वर्क। Let him do his work। देखें यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आप ये समझ लीजिए
इसको मैंने पहले ही बताया है। लेट के बाद फॉर एग्जाम्पल लेट अस, लेट भी नहीं होगा, लेट अस प्ले क्रिकेट, अगर इसके स्थान पर लेट वी प्ले क्रिकेट होगा गलत हो जाएगा। लेट वी अगर लिखा जाए तो इसका मतलब गलत है। जब लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है ये, क्योंकि ये समझते रहिए लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसका सही क्या होगा? लेट अस, यहाँ वी हट जाएगा, लेट अस प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट जो रूल है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम याद करने वाली चीज है। ये याद यदि नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से ये मिस हो जाता है, इसलिए याद। अब देखिए वर्ब टू बी, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रूल है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। अब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन यहाँ वर्ब टू बी का मतलब है पूर्ण क्रिया के रूप में, फुल वर्ब के रूप में जब ये आते हैं तो इनका प्रयोग किस तरह से होता है? कहने का मतलब यदि कंप्लीमेंट हो तो नॉमिनेटिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। फिर से सुने, यदि वर्ब टू बी का कंप्लीमेंट, कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, यदि इनका कंप्लीमेंट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। अभी देखिए पिछला वाला मैं बता रहा था लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन यदि फुल वर्ब की भांति आएंगे, पूर्ण वर्ब माने पूर्ण क्रिया के रूप में आते हैं, तो इनके बाद कंप्लीमेंट आएगा। इसको हमने कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब डिनाउन फंक्शन एंड रिलेशन में डिटेल बताया है। इसके विषय में और अधिक समझना हो तो आप डिनाउन फंक्शन एंड रिलेशन में जाएं, वो कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वहाँ आप देखें किस तरह से कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो यहाँ फिर से देखें, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद एक कंप्लीमेंट आएगा तो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। इसमें एक खंड और है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन देखें फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हर हु गेव मी दिस बुक, इट वॉज हर हु gave me this book। अब यहाँ आप ही प्रयास किए, गलती कहाँ है? प्रयास करेंगे मिलेगा। अब देखिए इट वॉज हर, यहाँ गलती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यह जब पूर्ण क्रिया के रूप में आएगा तो इसका कंप्लीमेंट जो आएगा, क्योंकि पूर्ण क्रिया के बाद प्रायः कंप्लीमेंट आता है, तो जब कंप्लीमेंट आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। तो क्या होगा? इट वॉज शी हु गेव मी दिस बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूं, इट इज मी whom you love, it is me whom you love। अब देखिए यहाँ गलती आप पकड़े, यहाँ गलती कहाँ है? इट इज मी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इज पूर्ण क्रिया है, और पूर्ण क्रिया के बाद जो कंप्लीमेंट आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है। तो इट इज आई whom you love, यह मैं हूँ जिसको तुम प्यार करते हो, तो यहाँ आई हो जाएगा, ये मी गलत हो जाएगा। तो बहुत ही बारीक चीज है ये, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। और इसके अंतर्गत
इज, एम, आर, वाज, वर, ये पूर्ण क्रिया के अंतर्गत जब आता है तभी ये नियम लागू होता है। अब इससे संबंधित जो इसका बी खंड है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।